Welcome back, learners. Today we are here again with another video of environmental studies. So today we are covering unit 2, which is on natural resources. So first of all, I will tell you about the some crux about the natural resources. So what is natural resources? आपके साथ natural resources क्या होते हैं? जो भी हमारे resources है, जैसे कि अपने सॉइल, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, या हमारे जो भी एयर, वाटर, शेल्टर, सब कुछ जो भी है वो सब हमारे जो नेचुरली हमें प्राकृतिक हमें जो चीज़ें मिली हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब ये रिसोर्सेज जो है वो हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, आपका स्कूल हो, आपका घर हो, आपको हर चीज़ के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ती है। अब हो क्या गया आज के सिनेरियो में, जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते आ रहे हैं, धीरे धीरे वो डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं। अगर कोई रिसोर्स रिन्यूएबल है तब तो चलो ठीक है, वो थोड़ा टाइम बाद हो जाएगा, पर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको तो टाइम लगेगा ना रिकवर होने में। तो रिसोर्सेज अब धीरे धीरे डिप्लीशन पे आ रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई कुछ स्टेप्स, कुछ पॉलिसीज उन्होंने फ्रेम करी है कि ताकि जो हमारे रिसोर्सेज है उनको हम कवर कर सके, ताकि क्योंकि बिल्कुल अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एकदम डिप्लीशन की कगार पर है, एकदम खत्म होने वाले हैं या सस्टेनेबल नहीं है, वो उसको सस्टेनेबल नहीं कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज हमें सस्टेन करने पड़ेंगे। अब तो मैं आपको सस्टेनेबल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सस्टेनेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज आप प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हो उसको इस तरीके से यूज़ करो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखो पेट्रोल, अब जैसे पेट्रोल जो है वो खत्म हो गया, फॉसिल फ्यूल जो है वो खत्म होता जा रहा है, जिसके लिए अब सस्टेन उसका सब्स्टिट्यूट क्या आ गया है? ईवी कार्स आ गई है ना। पहले पेट्रोल गाड़ी चलती है, अब ईवी भी आ गई है। तो हम अपने रिसोर्स को इस तरह यूज़ कर रहे हैं, या तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाल दो ताकि चलो ठीक है अब ये इसको छोड़ के हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज आप बचा सकते हो, या फिर उसका कोई यूसेज कम करो। तो इस तरीके से जो अब सस्टेनेबल रिसोर्सेज आपको करने पड़े, सस्टेनेबल प्लानिंग करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कर रहे हैं सस्टेनेबल प्लानिंग कि हाँ ये रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, जो आपको प्राकृतिक नेचर, एयर, वाटर, शेल्टर, जो ये सब होते हैं आपको जो नेचुरली मिले हैं, जो किसी ह्यूमन या मैन मेड नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आज हम क्या क्या कंटेंट जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसके बारे में थोड़ी हिंट दी है मैंने आपको अभी। नेचुरल रिसोर्सेज और उसके प्रॉब्लम्स, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, इन सब के मतलब क्या क्या इश्यूज इनमें आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है? जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे को एयर, वाटर, शेल्टर, जो भी हमारे को चीज़ें, सब्सटेंस हमें नेचर से मिली है, बाय गॉड मिली है, जिससे हमें इकोनॉमिक गेन हो रहा है, ठीक है, वो क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये क्लासिफाइड है दो पार्ट में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है एक स्मूथ लाइफ को, एक लाइफ को रन करने के लिए? ठीक है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोत्साहन के लिए, हर चीज़ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है वो नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे आप फ्यूल बोलते हैं, हम जैसे फ्यूल सबसे, अगर किसी कंट्री पे फ्यूल है, जैसे जो ईस्टर्न कंपनी है, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे दुबई हो गया, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, उनके पास क्या नेचुरली है? कुछ भी नहीं है, बस तेल है उनके पास। तो वो नेचुरल रिसोर्स, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करते हैं? वो भाई नेचुरल तेल में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उससे उनको सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक गेन होता है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से है वो कंट्री बहुत ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे। चाहे वो अब जैसे इंडिया है, इंडिया के पास कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हमारे पास ग्रीनरी है, जहाँ से हम फार्मिंग होते हैं, एग्रीकल्चर जो हमारा इतना बड़ा सेक्टर है वो भी नेचुरल है, उसमें हम ह्यूमन आते हैं, जब ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है तब उसमें मिलता है, क्योंकि हमारे पास एक तो जो लैंड है काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज लैंड है, सब कुछ उगता है हमारे यहाँ पे। तो इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पर उसको यूसेज हमें किस तरह करना है वो शायद इंडिया में थोड़ा अच्छे से अभी इतना नहीं आता है। धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं, या तो हम रिसोर्सेज इस तरह यूज़ करते हैं कि वो एकदम ख़त्म होने पे आ जाते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का हमने देखा ना, पेट्रोल का हमने देखा कि भाई ख़त्म होने में आ रहा था, या बहुत ज़्यादा ही खपत हो रही थी, जिसके लिए हम ईवी लेके आ गए। तो नेचुरल रिसोर्सेज हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो थोड़े शॉर्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको आप दोबारा से
कर सकते हो, जैसे कि भाई सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, थोड़ा टाइम के बाद वो दोबारा से कर सकते हो, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद इस टाइम थोड़ा यूज़ कर लो, फिर शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद आप फिर से उनको यूज़ में ला सकते हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं कि जो ज़्यादा टाइम तक के लिए ही होते हैं, जैसे मान लो आपका कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, ये जो होते हैं ये सालों से बहुत पुराने होते हैं, जो बहुत मतलब इनको आप दोबारा से अगर आप करना नहीं पाओगे या बहुत टाइम बाद वो जो रिसोर्सेज है वो दोबारा जनरेट होंगे, रीजनरेट आप इनको नहीं कर पाओगे। रिन्यूएबल जो होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जिनको आप कर, जैसे बायोमास गैस हो गया, वाटर फॉरेस्ट रिसोर्स रिजर्व हो गया, भाई आप जंगल भी बना सकते हो, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा के उसको उस लैंड को दोबारा से ग्रो करके वहाँ पे जंगल बन सकता है। सोलर एनर्जी दोबारा बन सकते हो, विंड एनर्जी दोबारा बन सकते हो, गैस बना सकते हो, और भी जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको कर सकते हो। बट नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल तो नहीं कर पाओगे ना, फॉसिल फ्यूल दोबारा से नहीं जनरेट कर पाओगे, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, मेटल, ये सब तो दोबारा से नहीं हो पाएगा ना। तो आप, आई होप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज के यूज़ और ओवर एक्सप्लोटेशन, मतलब कि भाई फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हमने यूज़ करा है, अब जो उसका ओवर एक्सप्लोटेशन करा है हम उसके बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज से हमें क्या मिलता है, हमें सब कुछ फॉरेस्ट से मिलता है, जो भी हमें खाद्य चीज़ें होती है, जैसे फल फूल, जो सब कुछ मिलता है हमें है फॉरेस्ट से मिलता है। जैसे लिखा है फ्यूल, पेपर, टिम्बर, जो लकड़ी हमारे घर लकड़ी बनाने के लिए जो हम लकड़ी चाहिए, शीशम की लकड़ी चाहिए या कोई और लकड़ी चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। जो फूड शेल्टर हमें सब कुछ मिलता है फॉरेस्ट से मिलता है। बट अब जो हो गया उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी नए नए रूल्स रेगुलेशन लेके आ रही है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम खत्म कर दिए, जो ग्लोबल वार्मिंग अब बढ़ दी है। ठीक है, इसका हमने इतना ज़्यादा फॉरेस्ट को हमने इतना ओवर यूटिलाइज कर लिया है, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है कि अब वो बिल्कुल डिप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की बात ले लो, टॉपिक ले लो ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, पेड़ पौधे है ही नहीं। आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो तो यहाँ का तापमान कितना जा रहा है, 45-46 डिग्री जा रहा है। क्यों, एसी लगे हैं, एसी चल रहे हैं, लोग क्या नाम है नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, और पेड़ पौधे कुछ है नहीं, नेचुरल हवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आर्टिफिशियल है। तो जब सब कुछ आर्टिफिशियल होगा तो जो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो भी नेगेटिव इफेक्ट होंगे, वो सब कुछ कहाँ पड़ेगा, जो थोड़ा फॉरेस्ट उसी की वजह तो पड़ेगा ना। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि पेड़ों को काट के वहाँ पे आपका बिल्डिंग्स बनाना या मॉल बनाना, शॉपिंग मॉल बनाना। अब हर बंदा यही सोचता है कि भाई मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाऊँ, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाऊँ। तो उसके लिए क्या सोचता है, उसको लैंड चाहिए, लैंड अब अगर है नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, पेड़ काटते हैं। अब जैसे अगर आप देखो तो इंडिया में जो आपका ये मिडल है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं ये सब काफ़ी डेवलप है। अब जो ये लोग हैं ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे डेवलप लेके आए, और वहाँ के लिए वो पेड़ काट रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे भी धीरे धीरे उसको डिप्लीट करते जा रहे हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में नहीं ठीक है। सस्टेनेबल अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो नहीं हो पाएगी उससे। इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो जाता है, आप देख रहे हो लैंडस्लाइड कितना ज़्यादा हो रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं खबर आती रहती है। सॉइल इरोजन, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो लोग उनको हैम्पर कर रहे हो, उनके वो कहते हैं हमारे आप नॉर्म्स कल्चर को आप हमारे इफेक्ट कर रहे हो। ऐसे कई मूवीज़ भी आई है जो इस चीज़ को दर्शाती हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, वहाँ पे कितना ज़्यादा वो अपने कल्चर्स को लेकर इतना डिवोटी हैं, वो अपने जो नेचर को लेकर कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, तो बट स्टिल लोग आके उसको काटते जा रहे हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है उनको भी बड़ा इफेक्ट मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा मिनरल रिसोर्सेज। पहले तो समझो मिनरल रिसोर्सेज होते क्या है। मिनरल रिसोर्सेज जो नेचुरली आपको मिले हैं, जैसे पहले तो दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में जैसे आपके जिंक हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे क्या हो गया मेटेलिक। और जो नॉन मेटेलिक हो गया जैसे कि आपका सॉइल हो गया, वाटर हो गया, या आपका सॉल्ट हो गया, तो ये सारे कौन से हो गए नॉन मेटेलिक। तो जो ये अब जो है रिसोर्सेज तो हर जगह यूज़ होते हैं, ये जितने रिसोर्सेज हैं ये सब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। पर अब जैसे इंडस्ट्रीज इनको यूज़ कर रही है तो धीरे धीरे ये अब डिप्लीट होते जा रहे हैं, इनका रिसोर्सेज का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से ये डिप्लीट हो रहे हैं, ओवर यूज़ की वजह से, और ओवर यूज़ की वजह से इनका क्या नाम है डिग्रेडेशन होता जा रहा है, एनवायरमेंटल डिसबैलेंस होता जा रहा है। क्योंकि भाई जब इंडस्ट्री सब कुछ यूज़ करेगी तो उसका कहीं ना कहीं तो इफेक्ट निकलेगा ना, आफ्टर इफेक्ट तो निकलेगा ना। जैसे मान लो अब पॉल्यूशन कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना जो वेस्टेज होती है, जो भी नालियाँ जा रही है
या कोई सीवेज जा रहा है कुछ भी वहाँ पे छोड़ देती है, वहाँ से कनेक्ट कर देती है, वो सारा पानी में मिलता है, वो फिल्टर हो गया पानी आपके घरों में आता है। तो वो जो मिनरल्स हैं, जो हार्मफुल मिनरल्स हैं, वो भी उस पानी में मिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, उनका यूसेज गलत हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जो गाय वगैरह होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो उसको पी के वो बीमार पड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, हार्मफुली अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड रिसोर्सेज, जो हमारा टॉपिक है। अब इसके अंदर हम कवर करेंगे कि क्या क्या हमारे फूड रिसोर्सेज होते हैं, उनसे क्या क्या अभी इशू, करंट इशू चल रहा है। अब फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो ये आप कंज्यूम करते हो अपनी अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के, न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, उसमें भी अभी इशू आ रहा है। लोगों को मेल न्यूट्रिशन है, पूरा न्यूट्रिशन पूरा ढंग से मिलता नहीं है उसमें, क्योंकि अब आजकल केमिकल वगैरह जैसे आप देखते हो कि फ्रूट्स में पेस्टिसाइड मिला दिया या कुछ और इंजेक्शन लगा दिया, उससे फ्रूट को पका के उसको बेच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो बड़ी इशू आ रही है, वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम जो आ रही है, हंगर, मेल न्यूट्रिशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटीज़, तो ये इन रीजंस की वजह से भी ज़्यादा फूड रिसोर्सेज आपको गलत वे में यूज़ हो रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड ओवरग्रेजिंग, अब जो हमारा एग्रीकल्चर एंड ओवरग्रेजिंग का मतलब है, उसमें क्या है कि भाई जैसे एक क्रॉप, एक फसल है, एक ज़मीन है, उसके ऊपर आप उगा सकते हो, 2-3 सब्जी उगा सकते हो, 2-3 फार्मिंग कर सकते हो 2-3 चीज़ों की। पर अब फार्मर क्या है, जैसे डिमांड चेंज होती रहती है, सीजनल डिमांड होती रहती है, तो फार्मर जो है वो हर सीज़न अलग अलग चीज़ें उगा रहे हैं। मान लो 3 महीना गेहूँ उगा लिया, फिर चावल उगा लिया, फिर आलू उगा लिया, फिर कोई सब्जी उगा ली, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। उसके बाद वो पेस्टिसाइड्स भी मिलाते हैं, तो जिसकी वजह से जो फूड रिसोर्सेज हैं उनका गलत यूज़ होता है, वो फर्टिलिटी बिल्कुल खो रही है। अब उस पर ज़्यादा यूज़ करोगे उसको गलत तरीके से, तो वो फर्टिलिटी खोई, जिसकी वजह से आगे उसकी फ्यूचर में वो बंजर ज़मीन हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, जैसे बताया ना, मॉडर्न एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो हमारी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होगी, पावर होगी, जो ये सब आते हैं, ये कैसे, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या हम उसके क्या हम ड्रॉबैक्स जो हैं अब आ रहे हैं। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रही है, लोगों में इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको एनर्जी चाहिए। घर में बिजली पंखा सपोज चलाना ही है, तो नॉर्मल बिजली तो चाहिए, नॉर्मल एनर्जी तो चाहिए ना। अब जैसे जैसे एनर्जी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज का खपत जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी है सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, अब इन सब की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, ओवर यूटिलाइजेशन होगा, वो डिप्लेशन आएगा, वही डिग्रेडेशन बन जाएगा। इसी के लिए अब धीरे धीरे सब्सटीट्यूट रिसोर्सेज आ रहे हैं, या हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरीके से एनर्जी की खपत भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम नॉर्मल हर किसी को घर में अपने बिजली तो चाहिए ना, लाइट पंखा ये सब फॉसिल वगैरह तो यूज़ करेगा ना, पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, पेट्रोल चाहिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है, एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी। अब जब ज़्यादा यूज़ होगी और कोई उसके लिए ऑल्टरनेट नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी बिजली का कोई ऑल्टरनेट तो है नहीं, सोलर है, सोलर धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, या तो अडॉप्शन बढ़ेगा या तो आपको सस्टेनेबिलिटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, उनकी यूजेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो आपकी रिसोर्सेज हैं उसको ज़्यादा ओवर यूज हो रहे हैं। जैसे पॉइंट लिखा है ऑल्टरनेटिव एनर्जी का, उसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ शिफ्टिंग टूवर्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने जो रिसोर्सेज को भी यूज़ कर रहे हो उसके उधर शिफ्ट करें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना पेट्रोल और ईवी का, कि मतलब पेट्रोल कार्स को अब ईवी कार्स पे शिफ्ट कर रहे हैं लोग, ईवी पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी में आ जाएगी, ये सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लैंड रिसोर्सेज, कि लैंड को हम लोग कितना ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे लैंड आप किस लिए यूज़ करते हो, एग्रीकल्चर के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, या अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो लैंड, अब जैसे अगर आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि जो फार्मर है वो एक साल में एक फसल या 2 फसल या 4-4 5-5 फसल उगा रहा है, तो सॉइल जो है, जो लैंड है, वो अपनी फर्टिलिटी खोएगी। अब फर्टिलिटी खोएगी तो नुकसान किसका होगा, वो लैंड बेकार हो गई। ठीक है, अब उसके फिर वो बेकार होगी तो वो फार्मर किसी काम की नहीं, फिर वो जाके किसी और पे काम करेगा, किसी और लैंड पे काम करेगा, उस पर इतना पैसा नहीं है कि वो एक ही लैंड पे काम कर सके। तो इस तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर जैसे जैसे आ गया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जैसे जैसे आ गए, उसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन जो है, लैंड की रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए पहले से। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें चाहिए तो हम सीधा पेड़ काटो, बिल्डिंग बनाओ,
तो मॉल्स बनाओ, ये सब चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होती है, आए दिन देखते हो अब हाँ ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, माइनिंग के लिए हम कितना ज़्यादा उसको खोदते जाते हैं, फिर वो ज़मीन अंदर से खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। अब सॉइल इरोजन भी तो सब कुछ, ये सब रीज़न जो है ये सब कुछ ह्यूमन ही है जो रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहा है, जो रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा डाउनग्रेड कर रहा है, जिसके लिए अब हम सस्टेनेबिलिटी अब धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो हमने रिसोर्सेज इस तरह यूज़ कर लिया, अब हर एक इंडिविजुअल का क्या रोल है अब उस रिसोर्सेज को क्या नाम है, कंजर्व करने का, उसको बचा के रखने के लिए क्या क्या आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, जो 3 R's हैं, 3 R's में बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे अब ब्रांड्स ने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। रिड्यूस से देखोगे, ठीक है, जैसे कि आप पेपर बिल आते थे पहले, पेपर बिल की जगह ई बिल स्टार्ट कर दिया, तो पेपर की खपत जो है वो कम हो गई है। रीयूज़, रीयूज जैसे H&M करता है, H&M क्या करता है, अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं, आप उसको हमारे स्टोर पे लेके आओ, वो आपको उसके बदले 15% अराउंड ऑफ देंगे आपके बैक साइज के अकॉर्डिंग। ये क्या हो गया, रीयूज़। रिसाइकल क्या हो गया कि किसी भी चीज़ को अब यूज़ करते, जैसे मान लो जो फ्रिज है उसके जो उसको जो प्लास्टिक उसके जो दाने बनते हैं उससे क्या बना दिया, टॉय बना दिया। अब जो चीज़ जैसे प्लास्टिक को आप, कई चीज़ें ऐसे हैं जो आप उसको हटा नहीं सकते, प्लास्टिक को आप कम कर सकते हो पर बिल्कुल हटा नहीं सकते, उसको तो रिसाइकल करोगे, उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाओगे, प्लास्टिक रिसाइकल भी नहीं होता, वो आपको इन ओवर द एंड आपको नया प्रोडक्ट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है अब उसको वो थोड़ा चीप क्वालिटी में आ जाता है, चीप में आ जाता है। आप इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे हर टाइप का कस्टमर है, निचली जाति का कस्टमर थोड़ा ज़्यादा है, जो लोअर सेगमेंट का कस्टमर है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए तो बनाने पड़ेंगे ना आपको। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न, कि भाई सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न मतलब जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं अब हम लोग कि अपने रिसोर्स को इस तरह यूज़ करो कि आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके, उस पैटर्न को अब लोग फॉलो करने लगे हैं कि हाँ भाई हमें अपने रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। अगर मान लो हो सके कि भाई एक गाड़ी, 4 लोग हैं और सबको एक ही जगह पे जाना है तो एक ही गाड़ी में चले जाओ, या लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अब इसमें ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, जैसे DTC है। अब जैसे कि सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न पर लोग आ गए हैं कि भाई लोगों को जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको थोड़े तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए, रीयूज़ कर पाए इजीली। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, कि भाई जो जैसे अब गवर्नमेंट ने क्या करे, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, कई सारी कम्युनिटीज़ बनाई गई, कई सारे एक समूह बनाए गए जहाँ पे लोग अगर कोई भी एनवायरमेंट को हैम्पर कर रहा है, कोई जैसे पेड़ काट रहा है इलीगल तरीके से, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवोकेसी फॉर पॉलिसी सपोर्टिंग सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब नई नई पॉलिसीज बन गई, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि एक पॉलिसी बन रही है कि पेड़ काटोगे तो उसके लिए आपको सज़ा होगी अगर आप इलीगल तरीके से काटोगे, तो इस टाइप की मुहिम, इस टाइप की पॉलिसी, इस टाइप के नए नए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। मीडिया कैंपेन चल रही है, मीडिया बताती है कि आप कैसे कैसे चीज़ों को बचा सकते हो। जैसे अगर मान लो कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो रही है तो उसके लिए वो बताते हैं कि अभी यहाँ पे मत जाओ, या यहाँ पे इस रीज़न की वजह से हुआ है, जो रिसोर्सेज, या इसके लिए कंपनीज़ को भी बोला गया है फोर्सफुली कि आपको CSR एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नेचर को अगर आपको रिसोर्सेज, अगर आप उनसे कुछ ले रहे हो तो आपको इन रिटर्न में कुछ उनको देना भी पड़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल रिलायंस का है, जैसे कि अगर उनकी इंडस्ट्री जमशेदपुर में, जिससे बहुत ज़्यादा उनकी इंडस्ट्री में से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, एयर पोल्यूशन हो रहा था, तो उन्होंने क्या करा, एक पूरा आम का बाग बना दिया जहाँ से उनको इनकम भी आ गई और उनका जो रिसोर्सेज थे वो उस नेचर से वो भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को एक सेफ और साइड में आ सकते हो। अब गवर्नमेंट एक राहगिरी भी करती है, बेशक वो एनवायरनमेंट से नहीं है, वो लोगों को कनेक्ट करने के लिए, बट स्टिल लोग आते हैं, सुबह फ्रेश एयर फील करते हैं, उससे भी थोड़ा सा लोग इमोशनली कनेक्ट भी तो होते हैं ना एनवायरनमेंट से, नेचर से कनेक्ट होते हैं, नेचर से मिलते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करो ताकि आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बना पाओ। सो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, कि आप अपने रिसोर्सेज को इक्वली यूज़ करो, सही तरीके से यूज़ करो, ठीक है। जैसे अब पेट्रोल है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, बट जैसे मान लो अगर एक ही जगह पे हर बंदा 4 लोगों को जाना है, एक ही जगह पे 4 लोग जा रहे हैं, तो भाई एक ही गाड़ी में चले जाओ, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, मेट्रो यूज़ कर लो, बस यूज़ कर लो, या कैब फैसिलिटी कंपनीज देती हैं कि भाई सबको एक जगह से पिक करते हो। तो इस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। सस्टेनेबिलिटी आगे जैसे अब लोगों में शिफ्टिंग हो रही है, पेट्रोल टू EV शिफ्ट हो रहे हैं लोग, तो इस तरह से नए नए सस्टेनेबल रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप
फॉसिल नहीं बना सकते हो, बट एनर्जी को आप दोबारा से किसी न किसी तरीके से कर सकते हो। जैसे भाई थर्मल एनर्जी होती है, थंडर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है जो आपकी इलेक्ट्रिक पानी से बनती है। तो हर तरीके की एनर्जीज आप वो बना सकते हो, बट स्टिल आप फॉसिल को नहीं बना सकते। तो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। अब रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन रिड्यूसिंग वेस्ट का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करो, अपने जो भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उसको इस तरह यूज़ करो कि जिससे वेस्ट कम हो। फॉर एग्जांपल, अब लोगों ने प्लास्टिक बैन करा, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन करा। क्यों करा? एक तो प्लास्टिक जल्दी, थैलियाँ जो बैन करी वो एक तो जल्दी से यूज़ में रीयूज़ वो होती नहीं है, ठीक है। ऊपर से वो जब लोग ऐसे उसको फेंक देते हैं तो फिर जो हमारे काउस वगैरह होते हैं वो खाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको कई सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, या तो आप पेपर बैग यूज़ करो या जूट का बैग यूज़ करो। तो लोग आई थिंक मोस्टली लोग अब जूट बैग यूज़ करते हैं। ये जो ब्रांड्स हो गए जैसे ज़ारा है, H&M हो गया, जूडियो हो गया, ये सब क्या पेपर बैग देने लग गए। ये चार्जेबल है बट स्टिल दे आर पेपर बैग, दे आर प्रोवाइडिंग पेपर बैग। तो धीरे धीरे प्लास्टिक की कंजम्पशन जो है वो कम हो रही है। क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे मामा अर्थ है वो नेचुरल प्रोडक्ट बना रहा है, नेचुरली अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना रहा है। क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट धीरे धीरे कम हो गए हैं। अब क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट, एनिमल क्रुएल्टी प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए मार्केट में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिस दैट सपोर्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होगा कि आप अपनी टेक्नोलॉजीज को इस तरह प्रमोट करो, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जो कस्टमर को शिफ्ट कर दे कि आप लॉन्ग टर्म में आप अब यही यूज़ करो। कि मतलब अब जब आपको लग रहा है कि कोई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गए या जैसे फॉसिल बहुत कम हो गए हैं, जो पेट्रोल है वो धीरे धीरे लग रहा है कि कम होता जा रहा है, और अगर वो कम होगा डिमांड हाई रहेगी तो प्राइस भी हाई होगा, जिसकी वजह से अब ईवी आ गई है मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म में उसका लॉन्ग टर्म उसका सब्सटीट्यूट तो वही है ना कि आप ईवी यूज़ करो। प्लास्टिक बैग का सब्सटीट्यूट जूट बैग है ना, पेपर बैग है ना, लॉन्ग टर्म में तो वो यूज़ होगा ना। अब जैसे अगर आप जूट बैग अगर ले लेते हो तो वो काफ़ी टाइम तक चलता है। एक अगर आप नॉर्मली थैली लेते हो, एक प्लास्टिक बैग लेते हो, वो ज़्यादा टाइम तक क्या 2-3 बार सामान लोगे फट जाएगा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। बट जूट बैग होता है वो मल्टीपल यूज़ उसके हो सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन गो थ्रू इट, प्लीज़ इनको अच्छे से देख लेना, इसको पढ़ लेना, कोई इश्यू लगे उसको समझ लेना, ठीक है। हमें कांटेक्ट करना, हम आपको जितना जल्दी हो सकेगा उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।